सैक। डिस्टेंसिबल सैक का मतलब क्या होता है बेटा? डिस्टेंसिबल मतलब जैसे बलून के जैसा। जैसे बलून में आपने पानी भरा, वो बड़ा हो गया, फिर आपने पानी निकाला, वो वापस बैक टू इट्स नॉर्मल साइज हो गया। समझ में आया? तो ऐसे ही हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है ना, वो ऐसे एक बलून की तरह डिस्टेंसिबल है। मतलब जब उसमें यूरिन भरेगा वो बढ़ जाएगा, और जब हम यूरिनेशन कर लेंगे, जब हम मिक्स्ड यूरिनेशन कर लेंगे, तो फिर वो बैक टू इट्स नॉर्मल साइज हो जाएगा। तो ऐसा कोई सैक को हम डिस्टेंसिबल कहते हैं। So it is a hollow muscular organ and it is present in the pelvic cavity posterior to the pubic symphysis. At the base of the urinary bladder, there is a small inverted triangular area which is called as a trigone. Let us see the diagram first. You can see that this is a bladder. ये bladder में आप देख सकते हो कि it is a distensible organ, है ना? फिर अभी हमने किसके बारे में बताया? ट्राइगोन के बारे में। ट्राइगोन, a small triangular region is called as a trigone. At the apex of this triangular region, there is opening of urethra. आप देख सकते हो कि ट्राइगोन के बाद क्या ओपन हो रहा है? यूरेथ्रा ओपन हो रहा है। ट्राइगोन के बाद क्या ओपन हो रहा है? यूरेथ्रा. At the opening of the base of the triangle are the openings of ureter. Now see this ureter. ये देखो, यूरेटिक ऑरिफिस, बायो में ऑरिफिस का मतलब होता है ओपनिंग, ऑरिफिस का मतलब होता है ओपनिंग। तो ये जो यूरेटर है आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन हो रहा है। ये देखो ऊपर से यूरेटर आ रहा है और इस ऑरिफिस मतलब ओपनिंग में ओपन हो रहा है। इतना सबको समझ में आया? यस मिस। ओके, नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट कि ये किस चीज से बना है, मींस कौन से टाइप के मसल से बना है, कौन से टाइप के एपिथेलियम से बना है। तो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो कवर्ड है विद अ कवरिंग, एंड दैट कवरिंग इन बायो इज कॉल्ड एज अ पेरिटोनियम। पेरिटोनियम का मतलब ही होता है कवरिंग। इनर टू द पेरिटोनियम इज अ मसल लेयर। उसके बाद क्या है? मसल का लेयर प्रेजेंट। यू कैन सी दैट ऊपर वाला तो कवरिंग है, ब्राउन कलर का आपको दिख रहा है। उसके अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? डीट्रूसर मसल नाम का मसल नजर आ रहा है। सो डीट्रूसर मसल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ स्मूथ मसल। ये क्या है? एक स्पेशल टाइप का स्मूथ मसल है जो कि इसको डिस्टेंसिबल बनाता है, मतलब जो ब्लैडर को फुल करता है, जो ब्लैडर को स्ट्रेच करता है जब हम यूरिन स्टोर करके रखते हैं। यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन क्या है? टेम्पररी स्टोरेज ऑफ यूरिन। हाउ मच यूरिन कैन बी स्टोर्ड एट वन स्ट्रेच? 500 ml to 1 liters of urine can be stored at one stretch. तो अगर 500 ml मतलब आधा लीटर यूरिन भी स्टोर हो रहा है, मतलब कि ये ऑर्गन एक्सपांड हो सकता है। तो ये जो एक्सपांडेबल प्रॉपर्टी है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस ड्यूट्रूसर मसल विच इज अ टाइप ऑफ अ स्मूथ मसल। साथ में एक और एपिथेलियम है जो इसको स्ट्रेचिंग में मदद करता है, जिसका नाम है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम मतलब डीट्रूसर मसल और ट्रांजिशनल एपिथेलियम दोनों मिलके इस यूरिनरी ब्लैडर को एक्सपांड करने में या स्ट्रेच करने में मदद करते हैं जब इसमें टेम्पररी यूरिन स्टोर होता है। ठीक है, तो आपको ये दोनों नाम याद रखना बहुत जरूरी है फॉर एमसीक्यू और 1 मार्क क्वेश्चन इन द एग्जाम। ठीक है, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर का जो कवरिंग है उसे तो हम पेरिटोनियम ही कहते हैं। बायो में कोई भी चीज के कवरिंग को हम पेरिटोनियम कहते हैं। ये जो पेरिटोनियम है उसके अंदर हमें एक मसल नजर आ रहा है जिसका नाम है डीट्रूसर मसल, जो कि एक तरीके का स्मूथ मसल है। ठीक है, then it has longitudinal circular muscle also. इसके अलावा there is a special type of epithelium called as a transitional epithelium. ये detrusor muscle और transitional epithelium दोनों क्या काम करते हैं? Both of them help in the stretching of the bag during the temporary storage of urine. I hope this much has been understood to all of you. यस मिस। Have you noted this point? Detrusor muscle, transitional epithelium note किया? यस मिस। यस मिस। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं द प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज अ मिक्स्ड यूरिनेशन। मिक्स्ड यूरिनेशन का मतलब है एक्ट ऑफ यूरिनेशन।
यूरिन करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड यूरिनेशन कहते हैं। सो द एवरेज कैपेसिटी, अभी मैंने आपको बताया कि 500 ml से लेके 1 लीटर ऑफ यूरिन कैन बी स्टोर्ड। अगर हम 500 और 1 लीटर का बीच का एवरेज पकड़ते हैं तो लेट अस से द एवरेज कैपेसिटी ऑफ द ब्लैडर इज 700 ml. So when urinary bladder is almost filled, half filled, stretch receptors, जब अपना urinary bladder जब 350 ml फिल हो जाता है, समझो 350 ml या 400 ml जब फिल हो जाता है, तो मैसेज इज बीन गिवन टू द स्पाइनल कॉर्ड। स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो होते हैं हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, वो किसको इंपल्स भेजेंगे, किसको मैसेज भेजेंगे, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज भेजेंगे कि अब यूरिन का फीलिंग हो रहा है, यूरिनेशन करने का फीलिंग हो रहा है। सो दिस इनिशिएट्स द कॉन्शियस डिजायर टू एक्सपेल द यूरिन। अंडरस्टूड? फिर आपको यूरिनेशन जैसा फील होने लगता है। तो mixed urination is a reflex center of spinal cord which transmit the impulse to the wall of urinary bladder and the internal urethral sphincter. फिर क्या होगा, mixed urination कैसे होगा, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा और इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स होगा। जैसे एक्सटर्नल स्फिंक्टर रिसीव करेगा इंपल्स को फ्रॉम द ब्रेन, सेंटर ऑफ ब्रेन, एंड देन इट विल रिलैक्स. This lead to the expulsion or elimination of urine from the bladder. Okay, so just go through what is mixed urination. It has been controlled by the spinal cord. As well as the external sphincter receive the impulses from the centers of brain also. समझ में आया मिक्स्ड यूरिनेशन का मतलब क्या है, एक्सपल्शन और एलिमिनेशन ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर। Yes or no? Yes, miss. Now next comes the urethra. First आप डायग्राम देख लो यूरेथ्रा का. You can see the urethra diagram here also. अब आप यूरेथ्रा में क्या देख सकते हो बेटा, ये वाला हिस्सा यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे हम कहते हैं इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। उसी तरह यूरेथ्रा के नीचे भी एक स्फिंक्टर है जिसे हम कहेंगे एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस। ऑरिफिस मतलब ओपनिंग। सो इट्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। कहाँ से आ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर से आ रहा है। और कहाँ पे ओपन होगा, बॉडी के बाहर ओपन होगा। इसमें दो स्फिंक्टर्स प्रेजेंट हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इंटरनल स्मूथ मसल से बना है, इनवॉलेंट्री है। हाँ, इनवॉलेंट्री है मतलब विदाउट आवर कंट्रोल है। जबकि एक्सटर्नल कैसा है, स्ट्रेटेड मसल से बना है, वॉलेंट्री इन नेचर है। अगर ये वाल्व काम नहीं कर रहा है, इफ इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, दैट इज अ सिम्टम ऑफ अ किडनी इन्फेक्शन। So noted all of you for urethra, external and internal sphincters. Internal sphincter involuntary, external voluntary. हो गया मिस। So what is the function of the kidney? Kidney brings about the separation, elimination of nitrogen waste product. This can be asked as a 2-mark question in the exam. What are the functions of kidney? So 4 points are expected. 2 mark के question के लिए 4 points. So kidney किस लिए help करता है, separation में, elimination में of nitrogen waste, excess of water and toxic substance from the body. होम्योस्टैसिस में मेंटेन करता है। होम्योस्टैसिस का मतलब क्या होता है, मेंटेनिंग द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है, पीएच को कंट्रोल करता है। देन किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या है, कि वो कैल्सिट्रियोल एंड रेनिन नाम की चीजें बनाता है, जिससे कि बहुत सारी चीजें कंट्रोल होती है। कैल्सिट्रियोल जो है वो कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है और रेनिन ब्लड प्रेशर में मदद करता है। इरिथ्रोपोइटिन
helps in the production of the RBC. So please note down the function. Noted? Yes or no? Yes, miss. Yes, miss. चलो, यूरेटर का काम क्या है? टू ट्रांसपोर्ट द यूरिन फ्रॉम द पेल्विस टू द ब्लैडर. ब्लैडर का काम क्या है? टेम्पररी स्टोरेज ऑफ यूरिन. हाँ, इट हेल्प्स टू एक्सपेल द यूरिन, जिसको हम मिक्स्ड यूरिनेशन कहते हैं. यूरेथ्रा का काम क्या है? पैसेज वे फॉर डिस्चार्जिंग द यूरिन फ्रॉम द बॉडी. अच्छा, यूरेथ्रा जो है मेल में यूरेथ्रा को हम यूरिनोजेनाइटल ऑर्गन कहते हैं या यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहते हैं यूरेथ्रा को. ऐसा क्यों? क्योंकि मेल के अंदर यूरेथ्रा का साइज कितना होता है? 20 सेंटीमीटर होता है, जबकि फीमेल के अंदर यूरेथ्रा का साइज 4 सेंटीमीटर होता है. ठीक है, क्या बोला मैंने? एक मिनट है, जस्ट लेट मी शेयर द नेक्स्ट वाला पीपीटी. मेल के अंदर यूरेथ्रा का साइज 20 सेंटीमीटर होता है, जबकि फीमेल के अंदर यूरेथ्रा का साइज 4 सेंटीमीटर होता है. ऐसा क्यों? मेल के अंदर जो पेनिस होता है, इट्स अ ड्यूअल ऑर्गन. इट हेल्प्स इन द एलिमिनेशन ऑफ द elimination of this thing. You can see this diagram. Just have a look. दिख रहा है सबको ये वाला पीपीटी यूरेथ्रा वाला? Yes, miss. देखो, ए Yes. डायग्राम और बी डायग्राम देखो. ए डायग्राम फीमेल का है, बी डायग्राम मेल का है. ए डायग्राम में आप देख सकते हो कि यूरेथ्रा जो है फीमेल में 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि फीमेल के अंदर यूरेथ्रा अलग ओपनिंग होता है और वजाइना अलग ओपनिंग होता है. वजाइना इज अ जेनाइटल ओपनिंग एंड यूरेथ्रा इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम का ओपनिंग. जबकि मेल में ऐसा नहीं होता बेटा. मेल के अंदर यू कैन सी दैट अ पेनिस प्लेज अ डुअल फंक्शन. ठीक है, आप 12th स्टैंडर्ड में जब जाओगे तो यू विल बी लर्निंग इन डिटेल, तो तभी आपको ये चीज याद रखना है कि पेनिस प्लेज अ डुअल फंक्शन ऑफ एक्सपेलिंग द यूरिन ऑल्सो एंड इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म ऑल्सो. मतलब वो दोनों काम करता है ना, इसके लिए हम इसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहते हैं. और इसका जो साइज है दैट इज long because it is running along the penis. समझ में आ गया? Understood? फीमेल के अंदर यूरेथ्रा कैरीज ओनली यूरिन, जबकि मेल के अंदर द यूरेथ्रा कैरीज बोथ यूरिन एज वेल एज सीमेन. सीमेन का मतलब होता है स्पर्म प्लस एक्सेसरी ग्लैंड का सिक्रीशन को हम सीमेन कहते हैं. ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है जो आपको याद रखना जरूरी है. समझ में आया इतना सबको? Yes, miss. अच्छा, अब हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू लर्न इज अबाउट द LS ऑफ किडनी. LS ऑफ किडनी. LS मतलब लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी. लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. LS को हम VS भी कह सकते हैं, वर्टिकल सेक्शन ऑफ द किडनी. तो हेडिंग डालो सब लोग अपने नोटबुक में. LS और VS ऑफ किडनी. LS का मतलब होता है लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन और VS का मतलब होता है वर्टिकल सेक्शन. या फिर क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी. तो ये इसका आंसर, जो भी 3 क्वेश्चंस दिया उसका आंसर अभी आपको मैं समझाऊंगी. We are going to learn the LS of kidney or VS of kidney or the histology of kidney. So how you are going to start your answer?
The kidney is covered with 3 layers of tissue. The outermost one is the renal fascia, which is made up of fibrous connective tissue. Outermost है तो obviously क्या काम करेगा? Protection का काम करेगा. तो it anchors the kidney. ठीक है. फिर आता है मिडिल लेयर. मिडिल लेयर किस चीज से बना है? एडिपोज कैप्सूल. एडिपोज का मतलब ही होता है फैट, तो फैट के टिश्यू से बना है. तो फैट के टिश्यू से बना है तो इसका काम क्या हो गया? प्रोटेक्शन तो है ही, साथ में शॉक एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है. फिर आता है इनर मोस्ट लेयर. इनर मोस्ट लेयर को हम रीनल कैप्सूल कहते हैं, जो कि किससे बना है? स्मूथ मसल फाइबर से बना है. ठीक है. ये जो तीनों भी लेयर्स हैं, ये क्या काम करते हैं? कोई भी इन्फेक्शन से किडनी को बचाने का काम करते हैं. समझ में आया? सबने हेडिंग लिखा है? एलएस और वीएस और हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी सबने लिखा है ये हेडिंग? हाँ या नहीं? हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट लिखो. ईच किडनी इज कवर्ड विथ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू. फर्स्ट पॉइंट लिखो. ईच किडनी इज कवर्ड विथ 3 लेयर ऑफ टिश्यू. और इसको 3 पार्ट में डिवाइड करो, 3 ब्रांचिंग करो. 3 ब्रांचिंग करो. Can you repeat again? हाँ, 3 ब्रांचिंग करने के बाद लिखो. फर्स्ट हेडिंग के नीचे लिखो रीनल फैसिया. सेकेंड हेडिंग में लिखो एडिपोज कैप्सूल. थर्ड हेडिंग में लिखो रीनल कैप्सूल. रीनल फैसिया, एडिपोज कैप्सूल, रीनल कैप्सूल. लिखा इतना? यस. रीनल फैसिया के नीचे लिखो, रीनल फैसिया के नीचे लिखो आउटर मोस्ट लेयर. एडिपोज कैप्सूल के नीचे लिखो मिडिल लेयर. रीनल कैप्सूल के नीचे लिखो इनर मोस्ट लेयर. चलो नेक्स्ट पॉइंट. जहाँ पे आपने रीनल फैसिया लिखा है, आउटर मोस्ट लेयर लिखा है, वो लिखो वो किस चीज से बना है? मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. मिडिल लेयर में लिखो मेड अप ऑफ फैटी टिश्यू. और इनर मोस्ट में क्या लिखोगे? स्मूथ फाइब्रस मेम्ब्रेन. अब नेक्स्ट क्या पॉइंट लिखोगे? इसका फंक्शन. सो रीनल फैसिया के नीचे फंक्शन लिखो. इट एंकर्स द किडनी. मिडिल लेयर में लिखो इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर. और इनर मोस्ट में लिखो it act as a barrier for it act as a barrier against spread of infection. Done. तीनों पॉइंट लास्ट वाले फिर से क्या बेटा? लास्ट वाले 3 पॉइंट्स फिर से बताइए. क्या लास्ट वाले 3 पॉइंट्स थे वो बताइए. लास्ट वाले 3 पॉइंट्स मतलब आप कौन किसके नीचे लिख रहे हो ये तो बताओ. आउटर मोस्ट लेयर. आउटर मोस्ट. अच्छा ओके.
आउटर मोस्ट लेयर रीनल फैसिया के नीचे आपने क्या लिखा? इट एंकर्स द किडनी। मिडिल लेयर में आप क्या लिखोगे? इट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। स्क्रीन पे देखो ना, जो स्क्रीन पे दिख रहा है वही तो बता रही हूँ। एंड इनर मोस्ट पे आप क्या लिखोगे? एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। Act as barrier against the spread of infection. So this particular diagram you will be drawing afterwards. पहले इसको समझ के लो, अभी तो हमारा पूरा पढ़ के हुआ नहीं है, अभी तो हमने सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा पढ़ा, सिर्फ कवरिंग पढ़ा है। अब कवरिंग से जब हम अंदर जाएंगे किडनी में, ठीक है, हमारा अभी कवरिंग पढ़ के हो गया। लेट अस सी, हम रीनल कैप्सूल तक आ गए। अब जब हमने किडनी को कट करके देखा तो हमने क्या देखा? वी कैन सी टू रीजन्स इन द किडनी। दिस लाइटर रीजन, जो लाइट पिंक कलर का दिख रहा है या ऐसा थोड़ा लाइट कलर का दिख रहा है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज अ रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स, द आउटर मोस्ट रीजन ऑफ द किडनी इज कॉल्ड एज अ रीनल कॉर्टेक्स। और अंदर जो डार्क रीजन नजर आ रहा है, जहां पे हमें पिरामिड्स के जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ट्रायंगल ट्रायंगल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये वाले अंदर वाले हिस्से को हम कहेंगे रीनल मेड्यूला। रीनल मेड्यूला। देखो इसमें डायग्राम में अच्छी तरह से ऐसा आई शेप से बना के बताया भी गया है। सी द आई शेप, ये जो आई शेप आपको नजर आ रहा है, मतलब ये पूरा हिस्सा रीनल कॉर्टेक्स, और ये वाला बड़ा आई देखो, बड़ा वाला आई देखो जो पिरामिड के ऊपर आपको नजर आ रहा है, that particular hissa is called as a renal medulla. इतना समझा? Yes, miss. So outer is cortex, inner is medulla. ठीक है। अच्छा, अब हम और आगे पढ़ेंगे। मेड्यूला के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। मेड्यूला के अंदर हमें ऐसे पिरामिड, पिरामिड मतलब ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हो डायग्राम में, देखो 1 2 3 4 5 6। इस डायग्राम में हमें 6 पिरामिड्स नजर आ रहे हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे? रीनल पिरामिड, या फिर आप इसे मेड्यूलरी पिरामिड भी कह सकते हो। रीनल पिरामिड या फिर मेड्यूलरी पिरामिड। तो मैं इसको कैसे डिस्क्राइब करूंगी? In the medulla region, we can see pyramid-like structures called as the renal pyramid, या फिर आप इसको medullary भी बोल सकते हैं, क्योंकि medulla region में है ना। We can also call it as a medullary pyramids. ठीक है। अब इस पिरामिड्स के बारे में अब और जानते हैं हम। ये जो भी पिरामिड्स है, इसका जो दे आर अटैच्ड टू अ कप लाइक स्ट्रक्चर्स। देखो देखो यहाँ पे कप लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है। These cup-like structures are called as the renal papillae. They are called as a renal papillae. The pyramids are attached to a cup-like structures called as a renal papillae. ठीक है? Now all the renal papillae will join to form the minor calyx. See the diagram, minor calyx. All the minor calyx will join together to form the major calyx. Minor calyx जुड़ा और क्या बना? Major calyx. See the labeling nicely and properly. फिर मेजर कैलिक्स किस में ओपन हो रहा है? एक फनल के जैसा स्ट्रक्चर में ओपन हो रहा है, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस, पेल्विस इज अ स्पेस। ठीक है। क्या बोला मैंने? क्या कौन से पॉइंट्स बताए? देखो अभी आप वापस लेबलिंग में पढ़ते जाओ। हाँ, when we have cut the kidney, when we have sectioned the kidney, we have seen two regions. The outer region of the kidney is called as renal cortex. The inner region of the kidney is called as renal medulla. In the medulla region, we can see pyramid-like structures called as renal pyramid, also called as medullary pyramids. How much they are in number? They are 8 to 18 in numbers. इस डायग्राम में 6 पिरामिड्स दिख रहे हैं, पर कितने रहते हैं? 8 से लेके 18 एक किडनी में, 8 to 18 in number. Next, let us talk more about the pyramid. The pyramids are attached to a cup-like structures called as a renal papillae. The renal papillae will open into the minor calyx. Renal papillae open into the minor calyx.
minor calyx join to form the major calyx. They will join to form the major calyx. Major calyx will open into a space which is called as a pelvis, renal pelvis. और फिर आप pelvis देख सकते हो कि किसमें ओपन हो रहा है, यूरेटर में ओपन हो रहा है. Understood this much, all of you? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. अब एक और पॉइंट पढ़ते हैं, एक और पॉइंट पढ़ते हैं. देखो, आप देख सकते हो बेटा कि ये एक पिरामिड है. Let us say this is pyramid number 1, this is pyramid number 2. पिरामिड नंबर 1 एंड 2 के बीच में आपको कुछ स्पेस नजर आ रहा है कि नहीं? Yes. ये स्पेस भी कैसा है, थोड़ा लाइट कलर का, जैसे कॉर्टेक्स लाइट कलर का है, लाइट पिंक कलर का, वैसे ये भी तो थोड़ा लाइट ही कलर का दिख रहा है. तो दो पिरामिड्स के बीच में जो स्पेस है, देखो इसके बीच में भी स्पेस है, ये पिरामिड के बीच में भी स्पेस है, ये पिरामिड के बीच में भी थोड़ा सा स्पेस है, इन दोनों के बीच में भी स्पेस है, इन दोनों के बीच में भी स्पेस है. तो दो पिरामिड्स के बीच में जो स्पेस है उसे कहा जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा? रीनल कॉलम्स. क्या कहेंगे हम? रीनल कॉलम्स. Renal columns. या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉलम ऑफ बर्टिनी. लिख लो. इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज कॉलम ऑफ बर्टिनी. कॉलम ऑफ बर्टिनी, BERTINI, बर्टिनी, कॉलम ऑफ बर्टिनी. तो देखो, कॉलम ऑफ बर्टिनी को मैं दो तरीके से बोल सकती हूँ, डिस्क्राइब कर सकती हूँ. पहला तरीका, द पिरामिड्स आर सेपरेटेड बाय, पिरामिड्स आर सेपरेटेड बाय, आप रीनल कॉलम बोलो या कॉलम ऑफ बर्टिनी बोलो, एक ही ना, एक ही मतलब है. ये एक तरीका है बोलने का. दूसरा तरीका देखो मैं क्या बोल रही हूँ, हाँ, एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स इनटू द मेडुला इज कॉल्ड एज द कॉलम ऑफ बर्टिनी. ये राइट है या नहीं? हाँ या नहीं? एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स मेरा एक्सटेंड होके मेडुला में आ गया, कॉर्टेक्स एक्सटेंड होके मेडुला में आ गया, तो उसी को हम कॉलम ऑफ बर्टिनी बोल रहे हैं. तो ये भी राइट है या नहीं तरीका बोलने का? यस और नो? Yes. तो आपको एग्जाम Yes. में, तो आपको एग्जाम में अलर्ट रहना है. आंसर एक पर उसके तरीके दो पूछने के. आंसर अपना क्या है? कॉलम ऑफ बर्टिनी या फिर रीनल कॉलम बोलो, दोनों एक ही है. कॉलम ऑफ बर्टिनी बोलो या रीनल कॉलम बोलो, एक ही है मतलब, पर उसको पूछने के तरीके दो हैं. फर्स्ट तरीका मैंने क्या पूछा? टेल मी बाय डैश द पिरामिड्स आर सेपरेटेड. द पिरामिड्स आर सेपरेटेड बाय रीनल कॉलम और डक्ट ऑफ बेलेनी. दूसरा तरीका पूछने का, extension of cortex into medulla is called as dash. Again, the answer is renal column or duct of Bellini. समझ में आया? Yes or no? Yes, miss. Yes, ma'am. Yes, miss. तो देखो अभी जो जो मैंने बोला ना वो सब इसमें लिखा हुआ है, तो इसको अभी आप पढ़ते चलो. हिस्टोलॉजी में दो रीजन्स हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला. कॉर्टेक्स ऊपर का रीजन है, रेड कलर का है, ग्रैन्युलर है. कॉर्टेक्स में, नाउ दिस पॉइंट इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि कॉर्टेक्स रीजन में नेफ्रॉन का कौन सा हिस्सा प्रेजेंट होता है. अभी आप इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ोगे नेफ्रॉन पढ़ोगे. नेफ्रॉन आपने सुना होगा लोअर क्लासेस में कि नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. मतलब हम बोल रहे हैं कि किडनी में यूरिन बन रहा है, ठीक है, पर किडनी में यूरिन बनाता कौन है एग्जैक्टली? दे आर द नेफ्रॉन्स. ठीक है, हमारे हर एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, और ये जो नेफ्रॉन है वही ऑस्मो रेगुलेशन कर रहे हैं, वही एक्सक्रीशन कर रहे हैं. समझ में आया? तो नेफ्रॉन के कई अलग अलग हिस्से हैं जो आप आगे पढ़ोगे अभी, ठीक है. तो उसमें से ही मैल्फिजियन बॉडी, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ब्लड वेसल्स, ये सब उसके पार्ट्स हैं. तो अभी के लिए बेटा आप क्या करोगे, ये इतना लिख के रखोगे सो दैट जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तब आपको याद आएगा कि मैल्फिजियन बॉडी मैम ने बात बताया था, पर ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी मैल्फिजियन बॉडी क्या है. वैसे ही मेडुला में इनर रीजन है, पेल कलर का है, उसमें लूप ऑफ हेनले होता है, अगेन ये नेफ्रॉन का पार्ट है, कलेक्टिंग डक्ट होता है, नेफ्रॉन का पार्ट है. दे आर अरेंज्ड इन अ कोनिकल मैनर टू फॉर्म अ रीनल पिरामिड्स. देन कॉर्टेक्स एक्सटेंड इनटू द मेडुला, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम ऑफ बर्टिनी या फिर रीनल कॉलम्स बोलते हैं.
between the pyramids. The narrow tip is called as renal papillae. Renal papillae will open into minor calyx. Minor calyx will form major calyx. Major calyx will form renal pelvis. Pelvis will open into the ureter, and it will leave the kidney through the hilus. Understood? So I request beta either to write down or you can just take a screenshot, whatever you feel. But आपको ये notebook में आपके लिखना है. तो प्लीज नोट डाउन. आपको ये आपका आंसर कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ से. ये पार्ट आपने ऑलरेडी लिखा. अब ये वाला हिस्सा है. So write down or please note down or take a screenshot, whatever you are taking. Let me know. Screenshot. Screenshot लिया है. हाँ चलेगा. सबने ले लिया? Yes. Yes, यहाँ yes, का भी yes. स्क्रीनशॉट लो. हाँ बोलो. Take the page, this page and screenshot also. Taken. Now, you have taken the screenshot, you will be writing out down afterwards. Now it's time for you all to read this. एक बार ये पूरा read करो. Full read करो. कुछ भी line में कोई भी doubt है, you can ask me. कितना पढ़ के हुआ? Yes, miss. Done? Yes, miss. Yes, miss. Understood? You will be drawing this diagram. You can take a screenshot of this diagram to draw the diagram. Take a screenshot of this diagram. You will be drawing this diagram. Now, next topic which we are going to learn for today is a nephron. Nephron are also called as, so note down, nephrons are also called as uriniferous tubule. Nephrons are also called as uriniferous tubule. Uriniferous tubule, क्योंकि urinary system का है ना, और tubule है, tube के जैसा structure है. So as we have discussed just now also, nephrons are the structural and the functional unit of the kidney. हर एक नेफ्रॉन कितना बड़ा होता है? 4 to 6 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन ट्यूब है, जिसको हम क्या कहते हैं? रीनल ट्यूब्यूल भी कहते हैं.
उसके अंदर बंच ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट है जिसे हम ग्लोमेरुलस भी कहते हैं। ठीक है। वॉल ऑफ रीनल ट्यूब्यूल इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल। इट्स प्रॉक्सिमल एंड इज वाइड, फिर ब्लाइंड है, कप लाइक है, विच इज कॉल्ड एज अ बोमैन्स कैप्सूल। प्रॉक्सिमल एंड मतलब पहला हिस्सा, तो पहला हिस्सा थोड़ा वाइड है, ब्लाइंड एंड है, ब्लाइंड एंड मतलब इसका कोई ओपनिंग नहीं है, कप के जैसा स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं बोमैन्स कैप्सूल। और जो पीछे का हिस्सा है मतलब डिस्टल एंड कैसा है, ओपन है। तो आप लोग क्या लिखोगे अभी, नेफ्रॉन के डिविजन्स। सो राइट डाउन, नेफ्रॉन इज डिवाइडेड इनटू बोमैन्स कैप्सूल, नेक, पीसीटी का फुल फॉर्म प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन आता है लूप ऑफ हेनले, फिर आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर आता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड देन कलेक्टिंग डक्ट। सो राइट डाउन दिस मच। नेफ्रॉन का ये जो लास्ट पॉइंट है ना, इतना लिखो आप लोग प्लीज। नेफ्रॉन इज डिवाइडेड इन टू, ये सीक्वेंस में ही आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि आपको पहले लूप ऑफ हेनले याद आ गया तो आपने पहले लूप ऑफ हेनले लिख दिया, फिर आपको बीच में ही बोमैन्स कैप्सूल याद आ गया, फिर आपको बीच में कलेक्टिंग ट्यूब्यूल याद आ गया, ऐसा नहीं है। ये सीक्वेंस में ही होना चाहिए, पहले बोमैन्स कैप्सूल, फिर नेक, फिर पीसीटी, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर डीसीटी, फिर सीटी एंड सीडी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट। डन। लिखा बेटा? Yes. Yes, miss. Now again you can see the structure. तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है, जो कप के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, यही बोमैन्स कैप्सूल है। यही वाला हिस्से को हम बोमैन्स कैप्सूल बोलते हैं। और बोमैन्स कैप्सूल के अंदर जहाँ पे मैं कर्सर को मूव करिए, जो पूरा उलझा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है, नेटवर्क के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, ग्लोमेरुलस। तो वी विल बी लर्निंग ऑल दिस। तो बोमैन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, इन दोनों को मिला के ये वाले पूरे हिस्से को मैं मैल्फिजियन बॉडी भी कह सकती हूँ, मैल्फिजियन बॉडी। ठीक है, बोमैन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस दोनों को मिला के मैं मैल्फिजियन बॉडी भी कह सकती हूँ। फिर मैल्फिजियन बॉडी जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां पे एक रीजन बड़ा नैरो सा है जिसे हम नेक कह रहे हैं। नेक के बाद एक बहुत ही कॉइल्ड ट्यूब्यूल नजर आ रहा है हमें, बहुत ही कॉइल्ड ट्यूब्यूल जिसे हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर वो एक लूप में एंड हो रहा है जिसको हम बोलेंगे लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में भी दो लिम्स होते हैं, एक होता है डिसेंडिंग लिम और एक दूसरा होता है असेंडिंग लिम। फिर वापस एक कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल स्टार्ट हो जा रहा है, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल स्टार्ट हो जा रहा है जिसे हम कह रहे हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर एक इसमें ओपन हो रहा है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, और फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बाद में जुड़ के क्या बनता है, कलेक्टिंग डक्ट बन रहा है। ठीक है, तो डायग्राम थोड़ा बहुत समझ में आया? वी विल बी लर्निंग ईच एंड एवरी पार्ट इन डिटेल नाउ। तो देखो ये वाला जो है, ये वाला जो पार्ट है, जरूरी नहीं है कि आप इसको ऐसे ही ड्रॉ करो, आप इसको ऐसे टेढ़ा भी ड्रॉ करके बता सकते हो। यू कैन सी दिस डायग्राम एज लेबल्ड एज रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल को ही हम मैल्फिजियन बॉडी भी कह सकते हैं। रीनल कैप्सूल को ही नॉट रीनल कैप्सूल, आई एम वेरी सॉरी, रीनल कॉर्पसल्स को ही हम मैल्फिजियन बॉडी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन मैल्फिजियन बॉडी, या फिर आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है एक्सप्लेन द रीनल कॉर्पसल्स। ठीक है, सो आप लोग भी हेडिंग डालो मैल्फिजियन बॉडी और रीनल कॉर्पसल्स।
मैल्फिजियन बॉडी और रीनल कॉर्पसल्स, उसको दो ब्रांचिंग करो बेटा, आप लोग दो ब्रांचिंग करो। एक साइड लिखो बोमैन्स कैप्सूल, दूसरे साइड लिखो ग्लोमेरुलस। एक साइड लिखो बोमैन्स कैप्सूल और दूसरे साइड लिखो ग्लोमेरुलस। स्पेलिंग आप देख सकते हो स्क्रीन पे। समझा क्या लिख बताया मैंने? तो अब फर्स्ट सेंटेंस पढ़ो। ग्लोमेरुलस इज प्रेजेंट इन अ कप लाइक कैविटी। देखो ये पूरा ग्लोमेरुलस है, ये कप के जैसा कैविटी है। तो ग्लोमेरुलस किसके अंदर प्रेजेंट है? कप के जैसा बाउल में प्रेजेंट है, कप लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं बोमैन्स कैप्सूल। दोनों को मिला के हम रीनल कॉर्पसल्स बोलते हैं या फिर मैल्फिजियन बॉडी बोलते हैं। ये कितना बड़ा है डायमीटर में? बहुत ही छोटा है, 200 माइक्रोमीटर है इसका इन डायमीटर, एंड बोमैन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस से बना है। इतना क्लियर सबको? Yes, ma'am. तो पहले हम ग्लोमेरुलस के बारे में जानते हैं। तो ग्लोमेरुलस जो है ना बेटा, इट इज अ बंच ऑफ कैपिलरीज। यू कैन सी दिस डायग्राम फर्स्ट, रेड कलर का, जो रेड कलर का है वो ग्लोमेरुलस है। तो इट इज अ बंच ऑफ कैपिलरी और अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, ठीक है। सो इट इज अ बंच ऑफ फाइन ब्लड कैपिलरीज। कहाँ पर प्रेजेंट है? ये कप में प्रेजेंट है। ये कप का नाम क्या है? बोमैन्स कैप्सूल में प्रेजेंट है, ठीक है। देन ये जो हम कह रहे हैं कि पूरा टफ कैपिलरीज है, तो टफ कैपिलरीज बना कैसे है? ब्लड वेसल से ही बना होगा ना। कैपिलरीज है मतलब कि ब्लड वेसल से बना है। तो कौन से दो ब्लड वेसल से बना है? तो यू कैन सी दैट एफरेंट आर्टेरियल, ये जो रीनल आर्टरी होती है ना अपनी, जो हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, रीनल आर्टरी प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन वाला ब्लड टू द किडनी। तो रीनल आर्टरी ब्रांच होगा और आर्टेरियोल बनेगा, ठीक है। तो रीनल आर्टरी, पहले इधर देखो आप लोग, रीनल आर्टरी ब्रांच होके रीनल आर्टेरियोल बना, और उसी का ही ब्रांचिंग को हम एफरेंट आर्टेरियोल बोलते हैं। ये एफरेंट आर्टेरियोल जब ये कप में आ रहा है, जब ये बोमैन्स कैप्सूल में आ रहा है, तब ये बहुत फाइन फाइन कैपिलरीज में डिवाइड हो जा रहा है, जिसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। और फिर ये कैपिलरीज जुड़ेंगे टू फॉर्म द इफरेंट आर्टेरियोल। ये इफरेंट आर्टेरियोल पूरे नेफ्रॉन पर स्प्रेड हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ कैपिलरी कॉल्ड एज पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। फिर वो लोग जुड़ेंगे और बनेंगे रीनल वेन्यूल, और फिर रीनल वेन्यूल से बनेगा रीनल वेन। समझा मैंने क्या बोला? सोनो? Yes. तो अभी आप क्या करोगे बच्चा? पहले आप ये ब्लड सप्लाई टू किडनी लिख के रखो, तो एक जगह कोने में, राइट डाउन द सीक्वेंस एट वन कॉर्नर ऑफ योर बुक। लिखा? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. बताओ ना बच्चा, लिख के हो गया है? So again I am explaining you, glomerulus is formed with the help of the efferent arteriole and the efferent arteriole. Efferent arteriole will come down, it will branch into capillaries called as a glomerular capillaries,
and the capillaries will leave the Bowman's capsule in the form of efferent arteriole. What else difference you can see over here? Efferent arteriole is thick, देखो थोड़ा मोटा है, और efferent arteriole पतला है, it is thin. So efferent arteriole is thick walled and efferent is thin walled. This is a very important part again. So just let us have a look. A small terminal branch of renal artery called as efferent arteriole will enter into the cup and it will divide into many fine branching of capillaries. This bunch is called as a glomerulus. जो कैपिलरी का वॉल है, it is fenestrated. Fenestrated मतलब उसमें छोटे छोटे होल है. All capillaries reunite to form the efferent arteriole and then it will leave the cup cavity. Fenestrated मतलब कैपिलरीज में छोटा छोटा होल है, तभी तो ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा और ब्लड नीचे आएगा बोमैन्स कैप्सूल में. So please take a screenshot of this page. Next, the diameter of the efferent is greater than the efferent arteriole, as you can see in the diagram also. It is thick walled, it is thin walled. To create a hydrostatic pressure in the glomerulus. ये मोटा और पतला क्यों है? To create the pressure, hydrostatic pressure, which is very important for the ultrafiltration. अगर ये मोटा और पतला नहीं होता तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन नहीं हो पाता. ठीक है. Now let us talk about the Bowman's capsule. तो अभी हम Bowman's capsule के बारे में बात कर रहे हैं. ये आपका टेक्स्ट बुक का ही डायग्राम है. Bowman's capsule is 2 layers. It is bilayered. Let us see this. Bowman's capsule is a cup-like structure having 2 layers, bilayers. Both the layers are made up of squamous epithelium. The outer layer is called as a parietal layer and the inner layer is called as a visceral layer. Let us see with the diagram. देखो ये वाला ऊपर वाला हिस्सा क्या है? parietal. अंदर वाले लेयर को हम क्या बोल रहे हैं? visceral layer. So ऊपर वाला parietal, अंदर वाला visceral. parietal और visceral के बीच में आपको स्पेस नजर आ रहा है ना? दोनों के बीच में हमें स्पेस नजर आ रहा है. इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे? कैप्सुलर स्पेस. क्या बोलेंगे? कैप्सुलर स्पेस. या फिर यूरिनरी स्पेस भी बोल सकते हो. विसरल लेयर के अंदर आप देख सकते हो कुछ सेल्स ने अपने आप को चेंज कर लिया. कुछ सेल्स हैज मॉडिफाइड देयर शेप टू फॉर्म अ फुट के जैसा स्ट्रक्चर्स. And these structures are called as a podocytes. You can see the labeling podocytes showing fit and split pores in between. You can see podocytes. Fit के जैसा structure. इधर है, यहाँ पे इतने सारी जगह हैं. So visceral layer में क्या हो गया है कि some cells has modified their shape to form a foot-like structure, pedicels, which is called as a podocytes. इतना clear सबको? Please go through all the points. Please go through all the points. पढ़ के हुआ इतना? Yes, miss. Yes. Understood all the points, ना? चलो now. Podocytes are in close contact with the walls of capillaries of the glomerulus. इसमें छोटे छोटे slits होते हैं जिसे हम filtration slits बोलते हैं. पोडोसाइट्स के बीच बीच में filtration slits होते हैं जिससे फिल्टर होके ब्लड नीचे आएगा. जो parietal लेयर है वो स्क्वैमोस एपिथेलियम से बना है और फिर वो वापस आगे कंटिन्यू होगा इन द फॉर्म ऑफ नेक. नेक किससे बना है? सीलिएटेड एपिथेलियम से बना है.
The lumen or the space of the neck is called as a urinary pole. और neck के बाद क्या start होगा? Proximal convoluted tubule start होगा. You can see all these things over here. This part is called as neck. और आप neck में देख सकते हो कि it is made up of ciliated epithelium. उसके बाद आप देखोगे कि PCT start होगा. तो ये वाला भी पॉइंट सब पढ़ो. यूरेनियल पोल का मतलब बताओ ना मैम. ये पार्ट, ये जो नैरो पोल है ना, यूरिनरी पोल, ये नेक है ना बेटा. देखो ये वाले डायग्राम में देखो, आपको समझ में आएगा. ये वाला हिस्सा नेक है ना, तो नेक में ये जो ट्रायंगुलर रीजन दिख रहा है जहां से पीसीटी स्टार्ट हो रहा है, इसको ही हम यूरिनरी पोल बोलेंगे. लुमेन ऑफ नेक, लुमेन मतलब जगह, ऑफ नेक इज कॉल्ड एज अ यूरिनरी पोल. ये जो पतला हिस्सा है जहां से पीसीटी स्टार्ट हो रहा है, देखो यहाँ तक बोमेंस कैप्सूल है, इसके बाद ये नैरो हो गया रीजन, ये नैरो रीजन को नेक कहते हैं. यस समझा? हाँ, यस. ओके, सारा पॉइंट समझ में आ गया है. Yes, तो ma'am. तो आपको आज के लिए होमवर्क क्या है बेटा? टू राइट डाउन अबाउट दिस एलएस ऑफ किडनी एंड देन यू हैव टू राइट डाउन अबाउट द नेफ्रॉन. तो एक बार सारा पीपीटीज देख लो, हमने जहां से स्टार्ट किया था. स्टार्टेड विद द यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए? ट्राइगोन, ठीक है, डिट्रूसर मसल, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ये सारे टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूरिनरी ब्लैडर में. ट्राइगोन, डिट्रूसर मसल, ट्रांजिशनल एपिथेलियम. फिर हमने मिक्स्ड यूरिनेशन बताया. मिक्स्ड यूरिनेशन का मतलब होता है एक्सपेल्शन ऑफ यूरिन. फिर हमने यूरेथ्रा पढ़ा. मेल एंड फीमेल में अलग अलग साइज होता है उसका. मेल में 20 सेंटीमीटर, फीमेल में 4 सेंटीमीटर. It has sphincters called as the internal sphincters and the external sphincters. Internal involuntary, external voluntary है. फिर हमने क्या पढ़ा? मेल में जो यूरेथ्रा उसे होता है उसे हम यूरिनोजेनिटल डक्ट कहते हैं. फिर we have learned about the LS of kidney और TS, LS और PS of kidney. तो उसके पहले हमने किडनी के कवरिंग देखे. तो किडनी के ऊपर 3 कवरिंग है. रीनल फैसिया सबसे बाहर का, बीच का एडिपोस कैप्सूल और सबसे अंदर का रीनल कैप्सूल. फिर हमने किडनी के 2 रीजन्स पढ़े. जो बाहर का रीजन है कॉर्टेक्स, अंदर का रीजन है मेडुला. मेडुला के अंदर, हाँ, मेडुला के अंदर पिरामिड्स प्रेजेंट है. पिरामिड्स का जो कप है उसे क्या पैपिले कहते हैं. पैपिले will join to form minor calyx. Minor calyx will join to form major calyx. Major calyx will join to form the pelvis. और पेल्विस किस में ओपन होगा? यूरेटर में ओपन होगा. 2 पिरामिड्स के बीच में जो स्पेस है उसे हम कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं. उसके अलावा आपने देखा है कि कॉर्टेक्स में कौन कौन से रीजन प्रेजेंट है. तो अभी मैंने आपको मैल्फिजन बॉडी पढ़ा दिया है, तो आपको क्या इमेजिन करना है कि इस कॉर्टेक्स वाले रीजन में पूरा मैल्फिजन बॉडी प्रेजेंट है. मेडुला में लूप है और बाकी के सारी चीजें वो हम बाद में देखेंगे. फिर we have started with the nephron. Nephron are the structural and functional unit. They are also called as a uriniferous tubule. Uriniferous tubule भी कहते हैं उसको. उसके ये सारे हिस्से हैं जो हमें पढ़ने हैं. तो बोमांस कैप्सूल है, नेक है, नेक के बाद स्टार्ट होता है पीसीटी, फिर लूप ऑफ एनले, फिर डीसीटी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट.
तो हमने पहले पहला वाला हिस्सा ये पढ़ने के लिए आज शुरू किया, दैट इज अ मैल्फिजियन बॉडी। मैल्फिजियन बॉडी को हम रीनल कॉर्पसल्स भी कह सकते हैं, रीनल कॉर्पसल्स, जो दो चीज से बना है। कप को बोलेंगे बोमैंस कैप्सूल, और उसके अंदर जो कैपिलरीज है उसको हम कहेंगे ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस एक टफ कैपिलरीज है जो कि किससे बना है, एफरेंट आर्टेरियोल एंड इफरेंट आर्टेरियोल से बना है। एफरेंट आर्टेरियल थिक होता है, इफरेंट आर्टेरियल थिन होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होता है, जो कि फर्स्ट स्टेप यूरिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन is the first step of urine formation. You will be learning the urine formation in the later part of the lesson. तो तब आपको समझ में आएगा कि क्यों एक मोटा है और एक पतला है। फिर ये जो कैपिलरीज, इसमें छोटे छोटे होल्स हैं जिसको हम फेनेस्ट्रे कहते हैं। होल होगा तभी तो ब्लड फिल्टर होके नीचे आएगा ना। Yes, फिर miss. हमने देखा कि एफरेंट आर्टेरियोल कैसे बना है, तो जो रीनल आर्टरी है वो डिवाइड होता है रीनल आर्टेरियोल में, फिर उससे बनता है एफरेंट आर्टेरियोल। फिर एफरेंट आर्टेरियोल जब इस कप में आता है तो और फाइन फाइन ब्रांचिंग में बदल जाता है, जिसको हम ग्लोमेरुलर कैप्सूल्स कैपिलरीज कहते हैं। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ज्वाइन होगा टू फॉर्म एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियल वापस पतले पतले फाइन कैपिलरीज में डिवाइड होता है, जिसे हम रीनल पेरिट्यूबुलर कैपिलरी कहते हैं, जो पूरा नेफ्रॉन को लपेट के रखा है। फिर उसके बाद वो जुड़ेगा पेरिट्यूबुलर कैपिलरी और रीनल वेन्यूल बनेगा, और रीनल वेन्यूल से फिर क्या बनेगा, रीनल वेन बनेगा। फिर हमने बोमैंस कैप्सूल पढ़ा। बोमैंस कैप्सूल के दो लेयर हैं, पैराइटल बाहर का, विसरल अंदर का। In visceral layer, some of the cells has modified their shape to called as podocyte. पोडोसाइट के बीच बीच में गैप होता है, जिसको हम फिल्ट्रेशन स्लिट कहते हैं। और ये जो स्पेस है इसे हम कैप्सुलर स्पेस बोलते हैं। फिर बोमैंस कैप्सूल नैरो हो जाएगा, जो ये हिस्सा को हम नेक कहेंगे, नेक। फिर वहां से पीसीटी स्टार्ट होता है। जो लुमेन है नेक का, उसे यूरिनरी पोल भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी स्टार्टिंग विद द पीसीटी। समझ में आया? तो आप लोग को होमवर्क क्या है